नमस्कार, मैं हूं अदिति शर्मा। आप सभी का स्वागत है आज के कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। किसान भाइयों, मॉनसून ने दस्तक दे दी है। केरला से प्रवेश कर ये देश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों तक पहुंच रहा है। किसान भाइयों, बारिश की ये बूंदें न केवल जलती गर्मी से राहत दिलाती हैं, बल्कि हमारी फसलों पर भी असर डालती हैं। बरसात का ये मौसम कुछ फसलों के लिए लाभकारी होता है, उतना ही इसके बढ़ने से हानिकारक भी हो सकता है। तो मॉनसून में अपनी फसलों के रखरखाव के लिए आइए देखते हैं ये फिल्म। लगभग इसी समय मुंबई में वर्षा की झड़ी लगी होगी। पूर्वी शाखा द्वारा मानसून लाया जाता है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में धन धान्य बरसाता है। हम गुवाहाटी पहुंचते हैं, बलवती ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ एक स्थान, जहां की कृषि एवं संस्कृति अभिन्न है। अद्भुत सौंदर्य वाली ये नदी सभी नदियों में सर्वाधिक पीड़ादायिनी है। वेग से बहता जल इसके तटों के किनारे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को बिछाता है। मॉनसून के दौरान प्रत्येक वर्ष बाढ़ से जलमग्न ब्रह्मपुत्र घाटी बिना किनारे का सागर प्रतीत होता है। उत्तर पूर्व के लोगों की जीवन शैली का जुड़ाव प्रकृति से है, जो उनका निकटतम मित्र है। सुंदर तटबंध अच्छी धान की खेती को बचाता हुआ मॉनसून से खेत को जल भी उपलब्ध कराता है। वृष्टि आधारित पहाड़ी पारिस्थितिक प्रणाली के तहत उत्तर पूर्व की कृषि का मुख्य आधार मोटा अनाज है। बढ़ते फसल के डूबने का हमेशा भय होने के कारण गहरे पानी एवं बाढ़ के अनुरूप धान की किस्मों को किसानों ने अपनाया है। विभिन्न केंद्र प्रायोजित तथा अन्य योजनाओं को धन्यवाद, जिससे इस क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा मिला। इसे वे अन्य किस्मों के साथ उपजाते हैं, जिससे बाढ़ आने पर भी उपज प्राप्त होती है। रोमांच की खोज में सर्वाधिक वृष्टिपात क्षेत्र तक पहुंचने हम मेघालय के चेरापूंजी की ओर बढ़े। मेघों का घर। गुवाहाटी से शिलांग का सफर हरी भरी घाटियों एवं घुमावदार पहाड़ियों के मनोरम दृश्य से भरा है। कुदरत के इस अद्भुत घर के बीच ही हम रुकना चाहते थे, लेकिन समय कम था और हमें चेरापूंजी पहुंचना था। हम शिलांग पहुंच चुके थे तथा लक्ष्य अब निकट ही था। मेघालय राज्य गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों से मिलकर बना है। इन पहाड़ियों में गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां निवास करती हैं। खासी पहाड़ी के दक्षिणी ढलान पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर चेरापूंजी स्थित है। शंकुकार घाटी के ऊपर स्थित अनोखी स्थलाकृति का संयोग जब हवाओं से होता है तो भारी वर्षा होती है। मॉनसून की हवाएं जब बहती हैं तो घाटी में ही बंध जाती हैं और अंत में घाटी के कोर पर चेरापूंजी से टकराती हैं। जो भी हो, हमारे रहते लगातार वहां वर्षा होती रही, परंतु हमें यह जानकर बुरा लगा कि अब यह विश्व का सर्वाधिक नम स्थल नहीं रहा, अब मोसिनरम है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मोसिनरम में वर्ष भर में चेरापूंजी के 1087 सेंटीमीटर के मुकाबले 1140 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मोसिनरम भी गहरी शंकुकार घाटी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। जब खासी पहाड़ी की हवा उत्तर पूर्व से ब्रह्मपुत्र घाटी से आ रही हवा और दक्षिण असम से आ रही हवा को मिलती है तो जोरों की बारिश होती है। जल वाष्पों को हवा द्वारा ऊपर उठाए जाने के कारण चेरापूंजी तथा मोसिनरम में अधिकांश वर्षा होती है। कितना अजीब है कि इतनी बारिश के बावजूद
पेयजल का अभाव है। ये मिट्टी तथा जल संरक्षण उपायों से नजर चुराने का परिणाम है। इसमें सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। समशीतोष्ण जलवायु, हरे घास के मैदान व बागीचे तथा बहुचर्चित पवित्र पेड़ पौधे जिसे खासी कभी नहीं काटते, शिलांग की अलग पहचान बनाता है। पारिस्थितिकी की विशिष्टता को बनाए रखने में इन पवित्र बागानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग पौधों के जीन बैंक के रूप में तथा पौधों को बनाने या बढ़ाने में एवं पौधों की अमूल्य जीन विभिन्नता को संरक्षित करने में किया जाता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक जैव विविधता का घर है। कीट पतंगों तथा पौधों की कई प्रजातियों का निवास है। जंगल की नम धरती पर जोंक तथा कन खजूरों का रेंगना तथा कीट पतंगों एवं तितलियों की दुर्लभ प्रजातियों का आवास है। ऑर्किड एवं औषधीय पौधों की दुर्लभ किस्में यहां प्रचुर मात्रा में हैं। उत्तर पूर्व की कृषि पारिस्थितिकी बड़ी संख्या में ऑर्किड एवं फूलों की व्यावसायिक खेती को इजाजत देता है। विश्व में ऑर्किड की पाई जाने वाली 2000 किस्मों में से 1300 भारत में उपलब्ध हैं, विशेषकर मेघालय तथा सिक्किम में। लेकिन आज पवित्र वनस्पतियों को काटकर कृषि पैदावार के लिए खेत बनाया जा रहा है। फसल प्रणाली निरंतर फसल व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें मिश्रित बागान, जहां फलों के पेड़, सब्जियां तथा रोपित फसल हैं, के साथ कृषि वानिकी पेड़ हैं। हालांकि चावल अनाजों में प्रमुख है। मक्का, आलू तथा अन्य मौसमी सब्जियों को भी उपजाया जाता है। बांस बहुतायत में उगाए जाते हैं तथा इन पहाड़ियों में बांस की बनी पाइपों में पानी का बहना आम दृश्य है। खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों के किसानों द्वारा प्राचीन काल से ही सिंचाई में बांस का उपयोग किया जाता रहा है। वर्षा जल को संचित कर जल को फव्वारा द्वारा फैलाने की ये एक संवेदनशील प्रणाली है। इस प्रणाली की कामयाबी का आधार एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत में जल का वितरण है। यहाँ की जनजाति नए विचार तथा उसके प्रयोग में भी पीछे नहीं। पहले की ऐसी ही एक खोज जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है, खेती की प्राचीन विधि जिसे झूम खेती, घुमंतु खेती, जलाओ एवं साफ करो खेती अथवा सिर्फ झूम कहते हैं। गारो जनजाति के निवास स्थल गारो पहाड़ी की ओर हम बढ़े। झूम खेती यहां जीवन यापन का प्रमुख स्रोत है। जंगल को काटकर तथा जलाकर भूमि को कृषि योग्य बनाना ही झूम खेती है। सामान्यतः उपजाऊ भूमि राख के मिलने से और उपजाऊ हो जाता है और मानसून की वर्षा से झूम कृषक को धान, कपास तथा मिर्च की अच्छी फसल प्राप्त होती है। कुछ वर्ष बाद जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वे नए स्थान पर वनस्पतियों को साफ करते हैं। वनों का नाश एवं मिट्टी के अपरदन की प्रक्रिया चलती रहती है। झूम के द्वारा बिगड़ती उत्तर पूर्व की पारिस्थितिकी के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसके स्थान पर कम लागत पर वैकल्पिक तकनीक आधारित स्थानबद्ध खेती को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। जहां क्षेत्र विशेष्य बागवानी तथा रेशम उद्योग आधारित कृषि वानिकी को ढलान पर विकसित किया जा रहा है, वहीं मध्य एवं निम्न भूमि पर धान आधारित फसल प्रणाली को विकसित करने का सुझाव है। सीढ़ीनुमा खेत के निर्माण की नई तकनीक का हस्तांतरण किसानों को विस्तृत अभिकरणों तथा केंद्र सरकार के कृषि शोध केंद्रों के क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से होना चाहिए। मेघालय की झूम खेती से हम आगे बढ़े तो हमारा मन सुंदर सीढ़ीनुमा खेत पर टिक गया। जी हां, नागालैंड में प्रचलित खेती की ये अलग विधि है। सीढ़ीनुमा खेती युगों से अंगामियों द्वारा किए जाने वाली कृषि। अगर इसमें इनकी सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कोई तथ्य है तो वो है वर्षा जल के ऊपर इनका नियंत्रण। खड़ी ढलान की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न स्तर पर
ढाल को समतल बनाया जाता है। अंगामी व्यवस्था के तहत उत्कृष्ट सीढ़ीनुमा व्यवस्था है, जिसमें वर्षा जल एक छज्जे से दूसरे छज्जे सीढ़ियों से ढुलकता हुआ बिना मिट्टी की ऊपरी उर्वरता को नष्ट किए नीचे की ओर बहता है। सीढ़ीनुमा खेतों की सिंचाई हेतु विस्तृत भूभाग में खुदाई कर जल स्रोतों का निर्माण किया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेतों के चारों ओर पत्थर के मेढ़ बनाए जाते हैं। छिछला नाला जल मार्ग के रूप में कार्यरत रहता है तथा एक ही स्तर पर क्षैतिज दिशा में एक सीढ़ीनुमा खेत से दूसरे ऐसे ही खेत में जल प्रवाह को दिशा प्रदान करता है। धान की फसल की सिंचाई इसी प्रकार की जाती है। इन लघु स्रोतों का जाल वर्षा जल के नीचे बढ़ते तेज बहाव में कमी लाता है। अच्छी कृषि उपज के बावजूद सीढ़ीनुमा खेती की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। इसीलिए अंगामी ने कई नकदी फसलों, फल तथा सब्जियों की खेती को अपनाया है। नई आर्थिक क्रियाएं जैसे बागवानी, जिसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं, के मद्देनजर उत्तर पूर्व के अन्य क्षेत्रों द्वारा इनका अनुसरण किया जा रहा है। इन संभावनाओं को साकार करने के लिए कृषि मंत्रालय ने समन्वित उद्यान कृषि विकास पर आधारित टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की है। उत्तर पूर्व क्षेत्र देश में फूलों का गमला बनने की योग्यता रखता है। कृषि पारिस्थितिकी की स्थिति बड़े पैमाने पर फूलों की व्यावसायिक खेती के अनुरूप है। अच्छे बीजों की कमी तथा कृषि सामग्री का उपलब्ध न होना, फसल उपरांत खराब प्रबंधन, खराब विपणन एवं अधोसंरचना इस क्षेत्र के उद्यान कृषि के अनुकूलतम विकास के अवरोधक तत्व हैं। अच्छे प्रबंधन की जरूरत है, जो टेक्नोलॉजी मिशन विस्तार एवं अभिकरणों के जरिए उपलब्ध कराएगा, ताकि यह क्षेत्र भारत का फल एवं सब्जी का कटोरा बन सके। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते हुए हमने पाया कि यहां के लोगों का अपनी मिट्टी से बड़ा लगाव है। चाहे अंगामी हो, आपातानी हो, खासी हो या गारो, कुदरत के महत्व को तवज्जो दिया जाता है तथा अपनी जानकारी से इसका सदुपयोग किया जाता है। आपातानियों का नदियों एवं नालों से घिरा टेढ़ा मेढ़ा एक छोटा पारिस्थितिकी प्रदेश है। अपनी कृषि के अतिरिक्त वे बेंत और बांस की महीन बुनाई से टोकरी का निर्माण करते हैं, जिसके लिए कच्चा माल उन्हें पास के जंगलों से मिलता है। आपातानी सीढ़ीनुमा कृषि की अपनी विशिष्टता का सफल प्रयोग समतल मैदानों में भी करते हैं। उनकी कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ना तो खेत में खोदते हैं और ना ही जानवरों द्वारा जुतवाते हैं। उनका मुख्य औजार है बहुपयोगी धातु की कुदाल। अभी भी वे कृषि आधिक्य को प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य कारण उनका अनोखा वातावरण है। आपातानी सिंचाई की कला में इतने माहिर हैं कि पानी की हर एक बूंद तथा भूमि के एक टुकड़े तक का इनके द्वारा अनुकूलतम सदुपयोग किया जाता है। वे नालिकाओं तथा नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं। खेत में जल या तो अधिक बहाव के कारण या फिर विभिन्न स्तर पर बांस के पाइपों के द्वारा पहुंचता है। उनकी भूमि का अधिकांश भाग वर्षा जल के संचयन से सिंचित होता है। आपातानी इन स्रोतों को छोटी जलधाराओं तथा झरनों के रूप में वर्षा जल एकत्र करते हैं और अस्थायी दीवार बनाकर, जो अवरोधक का काम करता है, जल की धारा को सीढ़ीनुमा घाटियों की ओर मोड़ देते हैं। वे यहां तक भूमिगत जल को धरती पर लाकर छोटे जलाशयों में एकत्र कर लेते हैं। विभिन्न दिशाओं में स्रोत की सहायता से सीढ़ीनुमा घाटी के खेतों की ओर अपेक्षित मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाता है। खेतों के तटबंधों द्वारा जल को एकत्रित किया जाता है, जो पहाड़ की चोटियों से आता है। रोचक बात यह है कि वे साथ में मछली पालन करते हैं। खेत के मध्य में लंबा गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें धान की बुआई के एक सप्ताह बाद जुलाई में मछली का बीज डाला जाता है। अगस्त तथा सितंबर में खेतों से जल के निकलने के पश्चात मछली प्राप्त की जाती है।
आपातानियों की मुख्य फसल चावल है, जो स्थानीय वातावरण तथा जलवायु के अनुकूल है। चावल की उपज के लिए खेतों की तैयारी फरवरी में शुरू हो जाती है। खेतों में चावल की भूसी फैलाई जाती है। खेतों को समतल करने के पश्चात हाथों से जोता जाता है। चावल के बीजों की बुआई अप्रैल में होती है। थोड़ी बहुत कार्बनिक खादों के प्रयोग एवं मानव श्रम की सहायता से आपातानियों को अच्छी उपज प्राप्त होती है। चावल उत्पादन के लिए व्यवस्था की कार्यकुशलता इस क्षेत्र में अधिकतम है। इसके अतिरिक्त आपातानियों द्वारा अपने गांव में रसोई बागवानी यानी किचन गार्डनिंग की जाती है तथा घाटियों में बांस उगाया जाता है। इस स्वदेशी कृषि प्रणाली के ज्ञान के संग हमने पश्चिम बंगाल की यात्रा की। मॉनसून से यहाँ हड़कंप मचता है और सही में कोलकाता की हमारी उड़ान में काफी विलंब हुआ। हम लोग आखिरकार रात में पहुंच सके। मॉनसून के आगे बढ़ने से ये पश्चिम बंगाल के पूर्वी मैदानों में, बिहार में तथा उड़ीसा में पहुंचता है। मैदानों में आ जाने के बाद भी कोई कमी नहीं। जहां लगातार वर्षा से बड़े पैमाने पर बाढ़ से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, परंतु कृषि के लिए मानसून अन्य भागों की तरह ही अति महत्वपूर्ण है। कोलकाता पूर्वी भारत का सांस्कृतिक ध्रुव का विकास पूर्वी तट पर बसे गांवों कोलकाता, शूतानूटी, गोविंदपुर एवं चितपुर के आसपास हुआ। दक्षिण में विश्व का सबसे बड़ा मुहानेदार वन सुंदरवन है। अत्यधिक भीड़ के कारण संभव है कि शहर में समस्या बढ़ गई हो, परंतु कृषि के विकास में पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड अच्छा है। मॉनसून की खूबसूरती तथा रहस्य से अभिभूत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्षा पर कई लघु कहानियां, कविताएं तथा गीतों की रचना की। धन्यवाद ज्ञापन का गीत, नम मिट्टी की खुशबू में घुले मिले गीत, ठंडी कमनीय बारिश के गीत, दैनिक जीवन, काले घने मानसून से भरे बादलों का जखीरा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं प्रेम मानव जीवन के अस्तित्व के अभिन्न पहलुओं के रूप में परिलक्षित होते हैं। और जिसने भी सत्यजीत रे की पहली फिल्म पथेर पंचाली, जिसे विश्व में सराहा गया, देखा होगा, उसे याद होगा कि बंगाल के गांव में वर्षा के दृश्य में मॉनसून को किस सुंदरता से फिल्माया गया था। यद्यपि दृश्य के स्तर पर तब से आज तक बंगाल के गांवों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। बेहतर कृषि प्रणाली के प्रयोग से बंगाल के किसान थोड़े खुशहाल हुए हैं। इस क्षेत्र की कृषि की मानसून पर निर्भरता में परिवर्तन आया है। धरातली जल एवं भूमिगत जल द्वारा सिंचाई सुलभ हुई है। अधिकतर किसान लगातार वर्ष में 2 फसल, खरीफ जिसे अमन तथा रबी फसल जिसे बोरो कहा जाता है, उपजा रहे हैं। सही मायने में बाद में बोरो धान उत्पादन में अमन की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। कई अन्य फसलें जैसे दाल, तिलहन, सब्जी तथा फल भी उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न उत्पादन में दोगुने की वृद्धि हुई है। 1970 के मध्य में खाद्यान्न का उत्पादन 7.1 मिलियन टन था, जो आज बढ़कर 14.5 मिलियन टन हो गया है। धान की वजह से दलहन का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसमें सुधार लाना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के कारण दाल के प्रति हेक्टेयर उपज में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। पारंपरिक रूप से जूट यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। जबकि जूट उद्योग बुरे समय से गुजर रहा है, जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मछली पालन यहाँ के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बंगालियों के बीच हिल्सा मछली की विशिष्टता बनी हुई है, चाहे वे जहां कहीं भी हों। ये अनोखी मछली जुलाई से नवंबर के बीच अंडे देने के मौसम में मुहानों, नदियों तथा खारे पानी की झीलों में निकलती हैं। फरक्का बैराज बनने से हिल्सा उत्पादन में कमी आई है, परंतु आज भी ये गंगा ब्रह्मपुत्र प्रवाह प्रणाली का अति महत्वपूर्ण मछली उद्योग है।
हिल्सा के बढ़ते निर्यात से बंगाली अपने पसंदीदा भोजन के लिए अधिक मूल्य देने को सहर्ष तैयार हैं। मानसून के आगमन पर रुष्ट मोयोराक्खी नदी फट पड़ती है। बाढ़ के कारण खेती करने में असमर्थ महाली लोगों द्वारा अन्य आर्थिक कार्य जैसे बांसों से सुंदर टोकरियों का निर्माण से उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। सभी का कहना है कि मानसून आमोद प्रमोद का समय है। ढोल के थापों पर मचलने का समय है। बेशक मानसून का सफर जारी रहेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, अन्य क्षेत्रों में भी खुशी की लहर का दौर बना रहेगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, अभी अभी आपने देखे हमारी फसलों पर मॉनसून के प्रभाव। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की हमारे विशेषज्ञों से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मौसम की ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश और पूर्व राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की और उसके बाद मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है। पूर्व भारत के अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दक्षिण भारत में रायलसीमा, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिम भारत में गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दीव में अगले 24 घंटों के दौरान और मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मध्य भारत के पूर्व और पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर और उसके बाद अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और अब बारी है चेतावनी की। 12 जुलाई को कोंकण, गोवा, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्व राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर उष्ण लहर स्थितियां रह सकती हैं। 12 जुलाई को सावधानी रखने की जरूरत है। कहां? कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
अम्मा जी मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। कृषि दर्शन कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाई बहनों, आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। यदि कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमें ज़रूर लिखें। आप हमसे सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।